नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सरकार का दावा, जुलाई तक देश में होगी पर्याप्त वैक्सीन, हर रोज हो सकेगा 1 करोड़ का वैक्सीनेशन। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की प्रचंड चपेट में आया भारत अब वैक्सीनेशन कार्यक्रम की रफ्तार तेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच मेडिकल रिसर्च की अग्रणी संस्था ICMR के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि जुलाई अगस्त तक देश में इतनी वैक्सीन हो जाएगी कि हर दिन 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। उन्होंने वैक्सीन की कमी की खबरों को खारिज कर दिया है। भार्गव ने कहा है कि जुलाई के मध्य और अगस्त तक हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन डोज मौजूद होंगे। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि दिसंबर महीने तक पूरे देश का वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सिलसिलेवार तरीके से कोरोना प्रतिबंध हटाए गए तो फिर मामलों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। भार्गव का कहना है कि हमें वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में रखना होगा, कोरोना संबंधी नियमों का पालन करते रहना जरूरी है और वैक्सीनेशन की रफ्तार को 70% तक बढ़ाना होगा। हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिसंबर महीने तक देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CBSE बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन कैंसिल्ड। जी हां दोस्तों, CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कर दी गई है कैंसिल। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में हुआ फैसला। दोस्तों CBSE छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना के चलते 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इस वर्ष 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि CBSE का कहना है कि पिछले साल की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर CBSE उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में CBSE के चेयरमैन के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कई बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय छात्रों के हितों में लिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने यह निर्णय लिया है जो छात्रों के लिए भी अनुकूल है। यह फैसला हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की भी रक्षा करेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी का यह फैसला सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र ने लिया एक्शन। बंगाल के पूर्व CS अल्पन बंदोपाध्याय ने 3 दिन में नहीं दिया जवाब तो जाना पड़ सकता है जेल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाह अल्पन बंदोपाध्याय के ट्रांसफर को लेकर केंद्र और बंगाल के बीच विवाद जारी है। अल्पन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत केंद्र ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को इस नोटिस का जवाब 3 दिन में केंद्र सरकार को देना है। अगर उनका जवाब नहीं आता है और जवाब से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत कार्रवाई या फिर FIR की जा सकती है। दरअसल दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आखिर है क्या? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B के तहत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के किसी भी आदेश का अगर पालन नहीं करता है तो इसमें सजा का प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अल्पन पर चार्जशीट करने की भी बात कही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, IAS अधिकारी पर लागू ऑल इंडिया सर्विस नियम 1969 में मामूली और सख्त सजा के लिए प्रावधान है जो केंद्र द्वारा किसी अधिकारी पर लगाया जा सकता है। वर्तमान में काम कर रहे अधिकारी पर नियम के अनुसार मामूली कार्रवाई के तहत एडवर्स एंट्री, इन सर्विस बुक, प्रमोशन पर रोक, सैलरी बढ़ोतरी पर रोक और वेतनमान में कमी की जा सकती है। वही रिटायरमेंट के बाद अगर कार्रवाई की जाती है तो उस अधिकारी की पेंशन, ग्रेजुएटी और CGHS सुविधा रोकी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव बोले मॉडर्न मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का बहुत सम्मान, विवाद खत्म करना चाहता हूं।
जी हाँ दोस्तों, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान आया है। रामदेव ने कहा है कि हमारा अभियान एलोपैथी व सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं। अभियान उन ड्रग माफियाओं के खिलाफ है जो 2 रुपए की दवाई को 2000 में बेचते हैं और गैर जरूरी ऑपरेशन व टेस्ट और अनावश्यक दवा का धंधा करते हैं। रामदेव ने कहा कि हम इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। एक और ट्वीट करते हुए योग गुरु रामदेव ने लिखा है कि यदि एलोपैथी में सर्जरी व लाइफ सेविंग ड्रग्स है तो शेष 98% बीमारियों का योग आयुर्वेद में स्थायी समाधान है। हम इंटीग्रेटेड मेथी के पक्ष में हैं। योग आयुर्वेद को स्यूडो साइंस और अल्टरनेटिव थेरेपी कहकर मजाक उड़ाना व नीचा दिखाने की मानसिकता को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले आयुर्वेद के समर्थन में फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भी एक वीडियो शेयर किया। अक्षय ने कहा कि आप अपनी बॉडी के खुद ब्रांड एम्बेसडर बने, सिंपल और हेल्थी लाइफस्टाइल जिए और दुनिया को दिखा दें कि हमारे हिंदुस्तानी योग आयुर्वेद में जो ताकत है वह किसी अंग्रेज केमिकल इंजेक्शन में नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। 122 रुपए तक घट गए 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। आईओसी ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम इससे पहले मई में भी घटाए गए थे। आईओसी की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1473.70 रुपए प्रति सिलेंडर है। इससे पहले इसका रेट 1595.5 रुपए था, यानी कि सिलेंडर की कीमत में 122 रुपए की कटौती की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने मई में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 45.50 रुपए घटा दिए थे। अब इसके भाव 1641 रुपए से घटाकर 1595.5 पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड से ठीक होने के 2 से 6 हफ्तों तक रहें सावधान, बच्चों में फिर नजर आ रहे हैं कोरोना जैसे लक्षण। जी हाँ दोस्तों, बच्चों में कोरोना के मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। आशंका जताई जा रही कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसमें बच्चों के संक्रमण की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। ऐसे में उनके लिए सरकार जल्द एक गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल के मुताबिक जिन बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है उनमें से ज्यादातर में कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं, जबकि कुछ संक्रमित बच्चों में से महज 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ी है। डॉक्टर पाल ने बताया कि बच्चों में 2 तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। पहला, कई बच्चों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने जैसी शिकायतें मिल रही है, जिनका इलाज किया जा सकता है। हालांकि कुछ बच्चों में नए तरह के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। डॉक्टर वी.के. पाल ने बताया कि कई बच्चों में कोरोना से उभरने के 2 से 6 हफ्तों के भीतर बुखार, शरीर में खुजली होना, आंखों का लाल होना, दस्त, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर पाल के मुताबिक ऐसे बच्चों में कोरोना वायरस तो नहीं पाया गया है, लेकिन लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। ऐसे लक्षणों को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोर्ट की सरकार को फटकार, कहा आपके पास टीके नहीं है तो आप ऐसी घोषणाएं ही क्यों करते हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिगड़े हालात के दौरान अदालत लगातार सरकारों से नाराजगी जता रही है। एक बार फिर कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आप ऐसी घोषणाएं ही क्यों करते हैं। कोर्ट ने अनाथ हो चुके बच्चों को लेकर भी चिंता जताई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि इस वक्त हालात यह हैं कि देश के युवाओं को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है, जबकि उम्र दराज लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हमें समझना होगा कि युवा हमारे देश का भविष्य है, उनको सुरक्षित करना भी जरूरी है। वैक्सीनेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे और हमने खुद कार्यवाही नहीं की तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि 80 साल की उम्र के लोग देश को आगे नहीं ले जाएंगे। देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा लोगों पर ही है। ऐसे में अगर हमको किसी को सबसे पहले सुरक्षित करना है तो इन युवाओं को ही करना होगा। कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के मामले पर भी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पीएम केयर्स फंड से घोषित मदद का हलफनामा दाखिल करे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में कलह, कमेटी के साथ बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू बोले योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर। जी हां दोस्तों, पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय समिति ने आज भी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। इससे पहले इस समिति ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और 20 से अधिक विधायकों से मुलाकात कर उनकी राय सुनी। बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि योद्धा वही है जो रण के अंदर जूझे। उन्होंने कहा कि हाईकमान के बुलावे पर आया, पंजाब की आवाज में पहुंचाने आया हूं। सबसे बड़ी बात कि जो मेरा स्टैंड था है और रहेगा। पंजाब के लोगों की लोकतांत्रिक ताकत जो सरकार को जाती है, टैक्स जो सरकार तक पहुंचता है वो लोगों तक भी पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होता है। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पर काम आए। पंजाब के सच और हक की आवाज हमने हाईकमान को बुलंद आवाज में बताई है, जीतेगा पंजाब ही। वैसे दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी के ताजा मामले। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,04,71,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब तक 35,51,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,81,75,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,31,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी ने मानी बीसीसीआई की बात, T20 वर्ल्ड कप के लिए 28 जून तक का समय दिया। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने बीसीसीआई को T20 वर्ल्ड कप आयोजन पर फैसला लेने के लिए 28 जून तक समय दे दिया है। बोर्ड ने 29 मई को बैठक कर आईसीसी से समय मांगने की बात कही थी, इसे आईसीसी ने मान लिया है। इससे पहले महामारी के चलते आईपीएल का 14वां सीजन 29 मैच बाद स्थगित हो गया, जिसे सितंबर-अक्टूबर में बीसीसीआई यूएई में करवाएगा। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर पहले ही कह दिया था कि यूएई वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए दूसरा विकल्प है, देश में आयोजन कराना प्राथमिकता है। आईसीसी बोर्ड के सूत्र ने कहा है कि हां बीसीसीआई की बात मान ली गई है, उन्हें 28 जून तक का समय दिया गया है। उन्हें अगले महीने बोर्ड की बैठक में पूरे प्लान के साथ आना होगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच टूर्नामेंट के भारत में होने पर संशय है, ऐसे में इसका आयोजन यूएई में हो सकता है। हालांकि इसके बाद भी मेजबानी का अधिकार बीसीसीआई के पास ही रहेगा। 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत में हुआ था। देश में अभी भी कोरोना के 1.50 लाख से अधिक केस आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हो पाएगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय और प्रेडिक्शन जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने पुराने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया अनफॉलो। जी हां दोस्तों, कभी करीबी दोस्त माने जाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच अब दूरियां और बढ़ गई है। सिंधिया के दल बदलने के बाद भी राहुल गांधी का सिंधिया प्रेम बार बार उभर कर सामने आ रहा था, लेकिन हाल ही की एक घटना के बाद अब दोनों नेताओं के रास्ते अलग अलग और दूरियां भी बढ़ती नजर आ रही है। पूरा मामला राजीव गांधी की पुण्यतिथि से जुड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता और भारत रत्न कहकर संबोधित किया था, लेकिन बाद में अपने पहले ट्वीट में सुधार करते हुए उन्होंने दूसरा ट्वीट कर राजीव गांधी के साथ भारत रत्न और आधुनिक भारत का निर्माता जैसे शब्दों को हटा लिया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि बीजेपी की आपत्ति के बाद सिंधिया ने पहला ट्वीट डिलीट किया था। सिंधिया ने अपनी
अपने ट्वीट में सुधार कर दूसरा ट्वीट किया। दूसरे वाले ट्वीट में राजीव गांधी को भारत रत्न और आधुनिक भारत के निर्माता जैसे शब्दों को हटा लिया गया। बताया जा रहा है कि सिंधिया के इस कदम से राहुल गांधी खासे नाराज हुए और यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने सिंधिया को अपने ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के जिस सरकारी ठेके की शराब पीकर लोगों की हुई मौत, उसकी शिकायत अक्टूबर 2020 में हुई थी। डीएम ने नहीं की कार्यवाही। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर 12 और लोगों की मौत हो गई। करीब इतने ही लोग अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब तक 85 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब इस पूरे कांड को लेकर दैनिक भास्कर की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों मालूम चला है कि करसुआ गांव के जिस सरकारी ठेके की शराब पीने से मौतें शुरू हुई थी, उसकी शिकायत गांव के ही एक शख्स ने अक्टूबर 2020 में प्रशासन से की थी। शासन ने डीएम चंद्रभूषण सिंह को इसकी जांच सौंपी थी। डीएम ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अगर समय रहते इस पर कार्यवाही हो जाती तो शायद इतनी मौतें न होती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर सुनील माने बर्खास्त, सचिन वजे का साथ देने के आरोप में एनआईए ने अरेस्ट किया था। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 300 मीटर दूर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार किया था। जुडिशियल कस्टडी में चल रहे माने को मंगलवार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। माने पर इस मामले के मुख्य आरोपी बर्खास्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे के गलत कामों में साथ देने का आरोप है। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि माने की सेवा समाप्त करने का आदेश मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागरले ने जारी किया है। कमिश्नर के आदेश में लिखा गया है कि मुंबई पुलिस से अनुच्छेद 311 के तहत मुंबई में तैनात पीआई सुनील धर्म माने को तत्काल प्रभाव से पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ और महंगा, चांदी भी 7वें आसमान पर। जी हां दोस्तों, मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 285 रुपए बढ़कर 48,892 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 952 रुपए चढ़कर 71,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1912 प्रति औंस जबकि चांदी $28.38 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, लगातार दूसरे दिन बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, जून महीने की शुरुआत भी महंगाई के झटके के साथ हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आज लगातार दूसरे दिन बढ़ी है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक की सबसे नई ऊंची दर पर पहुंच चुकी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। कच्चा तेल भी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 प्रति बैरल के करीब ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में किसी राहत की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। आज डीजल की कीमत 23 से 24 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ी है। भूमि में पेट्रोल के दाम अब तक के रिकॉर्ड लेवल 100.72 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 105 को पार कर गए हैं जबकि डीजल 103 रुपए के पार है। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 85 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। देखिए कहां पर होगा लाइव टेलीकास्ट। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 जून से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले कीवी टीम के लिए खुद को बड़े फाइनल के लिए तैयार करने का यह अच्छा मौका होगा। वहीं दोस्तों इंग्लैंड की टीम यह टेस्ट सीरीज जीतकर भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तैयार करना चाहेगी। क्रिकेट फैंस के लिए कोरोना वायरस के समय में इंटरनेशनल क्रिकेट का लौटना एक बड़ी खुशखबरी भी है। दरअसल दोस्तों टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड नंबर 2 पर रही है तो वहीं इंग्लैंड की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर मौजूद है। ऐसे में यह टेस्ट सीरीज भी बराबरी का होने वाला है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों को आराम दिया है तो वहीं ट्रेंट बोल्ट को भारत के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कीवी टीम ने बचा कर रखा है। यानी कि कल 2 जून को बोल्ट इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में नहीं
नहीं खेलेंगे। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूजीलैंड और भारत का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इसी महीने खेला जाना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें अब तक की। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है शून्य का आविष्कार किस भारतीय विद्वान ने किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जीरो का आविष्कार भारत के कौन से विद्वान, वैज्ञानिक और दार्शनिक ने किया था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।